आ, हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटी डिस्कशन कर रहे थे फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत, और हमारा पूरा फोकस प्री कम मेंस पे है। एक एक चीज़ को हम समझ के चल रहे हैं, इसमें जो भी फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है उसको भी फोकस कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज आगे बढ़ते हुए अभी तक हमने जो पढ़ा है पार्लियामेंट पढ़े थे, संसद पढ़े थे। और संसद, आपको पता है, हम संसद का मतलब हम लोकतंत्र पढ़ रहे थे, भारतीय लोकतंत्र, इंडियन डेमोक्रेसी। और इंडियन डेमोक्रेसी में संसद है वो एक क्या है, संस्था है, ठीक है। तो संसद क्या है कि संवैधानिक मतलब लोकतांत्रिक संस्था है, ठीक है ना। तो उसी की संरचना, उसके कार्य को देख रहे थे, और उसी संरचना के अंतर्गत उसका जो अंतर्गत आने वाला पहला जो सदन है मुख्य रूप से वो है राज्यसभा। तो राज्यसभा को हमने देखा, और राज्यसभा के अंतर्गत राज्यसभा के अभी तक हमने उसकी संरचना देखी। क्या देखी? संरचना, राज्यसभा का क्या स्ट्रक्चर है। लेकिन संरचना से संबंधित सवाल सामान्यतः प्री में आते हैं। अगर हम बात करें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आगे इसका जो राज्यसभा की जो कार्य और शक्ति है, क्या है? राज्यसभा के शक्तियाँ। तो राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ, इनको देखेंगे। कई बार क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी प्रकार की पीसीएस एग्जाम दो या यूपीएससी एग्जाम दो, आपको कई बार क्वेश्चन यहाँ से प्री के भी सवाल देखेंगे और मेंस के भी सवाल देखेंगे कि राज्यसभा का जो रोल है वो किस तरीके का रहता है। तो अगर हम बात करें राज्यसभा के रोल की, तो राज्यसभा आपको पता है कि दो तरह से काम कर रहा है। राज्यसभा के दो तरह से भूमिका निभाता है। एक तो राज्यसभा संसद का भाग है, तो राज्यसभा की एक भूमिका संसद के रूप में होगी, संसद शासन में उसकी भूमिका होगी। और दूसरा आपको पता है कि राज्यसभा किसका काम करता है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात दूसरा रोल है राज्यसभा का, वो क्या होगा? संघवाद वाला, कि संघीय ढांचे में राज्यसभा का क्या रोल है। किसमें? संघीय ढांचे में। तो राज्यसभा दो तरीके से उसके कार्यों को हम देखेंगे। राज्यसभा के दो मुख्य रूप से कार्य देखेंगे। एक वे कार्य जो राज्यसभा के संसदीय शासन के रूप में होते हैं, और एक वे कार्य जो राज्यसभा के संघात्मक शासन के रूप में होते हैं। संघात्मक शासन के रूप में जब राज्यसभा के कार्य लिखे, तो हमेशा आपको उसका राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में उसको दिखाना है। तो कैसे करना है वो देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम राज्यसभा के कुछ कार्य हैं कॉमन, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, इन दोनों की बात करें, तो लोकसभा और राज्यसभा की अगर बात करें, तो पहली बात तो यह है कि दोनों सदन के, संसद के क्या है? सदन है। और इनकी जो शक्तियां हैं, अभी तक हमने राज्यसभा का स्ट्रक्चर देखा है, अब आगे हम लोकसभा का भी स्ट्रक्चर देखेंगे। लेकिन अगर इनकी शक्तियां बात करें, तो कुछ ऐसे मामले जिनमें इनकी शक्ति समान होती है। जैसे अगर कोई साधारण विधेयक आया है, तो उसमें राज्यसभा के पास भी उतनी ही पावर है जितनी लोकसभा के पास है। तो साधारण विधेयक के मामले में, किसमें? साधारण विधेयक के मामले में राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों की शक्तियाँ समान है। अभी हम यह देख रहे हैं कि राज्यसभा लोकसभा में कंपेयर कर रहा है। कई बार आपसे पूछा रहा है तुलनात्मक बताइए राज्यसभा लोकसभा की शक्तियाँ, तो उनको हम तीन आधारों पर बताना है आपको कि राज्यसभा, पहले तो वो शक्तियाँ या वो कार्य जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कैसे हैं, समान है, उनको बताना है। तो साधारण विधेयक पर दोनों की कार्य शक्तियां समान है। साधारण विधेयक की पूरी प्रक्रिया में राज्यसभा का भी उतना ही रोल होता है जितना लोकसभा का होता है। इसके अलावा संविधान संशोधन का विधेयक अगर कोई, यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों की समान शक्तियां एवं कार्य होते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों पर डिस्कशन करने पर दोनों की शक्ति बराबर है। इसके अलावा जो राज्यसभा है, वो मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों के माध्यम से, ठीक है ना, वार्ताओं के माध्यम से, शून्यकाल, प्रश्नकाल, ये भी राज्यसभा में होता है, लोकसभा में होता है। तो इसके माध्यम से राज्यसभा भी कहीं ना कहीं कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। हाँ, लोकसभा तो करती ही करती है, लेकिन राज्यसभा भी कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, ध्यान रखना। तो राज्यसभा का एक काम क्या होता है? विधायिका को नियंत्रण करने में भी कहीं ना कहीं राज्यसभा की भूमिका होती है। तो ये ऐसे मामले हैं जिनमें राज्यसभा है, उसकी भूमिका
लोकसभा के बराबर होती है। कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें लोकसभा की भूमिका, लोकसभा है उसकी ज़्यादा शक्ति होती है। किससे? राज्यसभा से। देखो जब हमें तुलना बतानी है तो तुलना में 3 चीज़ बतानी है। मैं भी एक क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके से आ सकते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा की अगर बात करें तो लोकसभा की शक्तियाँ ज़्यादा है, राज्यसभा की कम है। ऐसे विषयों को अगर देखें तो धन विधेयक के मामले में, अब धन विधेयक में बजट भी आ जाता है, विनियोग विधेयक भी आ जाता है, वित्त फाइनेंस विधेयक भी आ जाता है ना। तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा की पावर है वो ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है कि धन विधेयक सबसे पहले, एक तो इनका धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आएगा। पहली बात तो राज्यसभा में नहीं जाएगा, सबसे पहले कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा। मनी बिल फर्स्ट टाइम लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा। इस आधार पर राज्यसभा की शक्ति कम हो जाती है, राज्यसभा में मनी बिल नहीं आता। इसके अलावा दूसरी क्या है कि राज्यसभा के पास उसमें केवल 14 दिन का समय होता है। राज्यसभा उसमें संशोधन करती है नहीं करती है। और दूसरी बात, अगर राज्यसभा में धन विधेयक पर किए गए किसी भी प्रकार के बदलाव को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं मान सकती, अर्थात राज्यसभा की धन विधेयक के मामले में कोई खास शक्ति नहीं होती। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा की जो राज्यसभा की शक्तियाँ हैं वो लोकसभा से कम होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें, वो ये है कि अगर हम बात करें तो उत्तरदायित्व के बारे में, उत्तरदायित्व का मतलब है जैसे कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद पे कंट्रोल के बारे में। देखो मंत्रिपरिषद पे कहीं ना कहीं सीमित लेवल पर राज्यसभा भी कंट्रोल करती है, चाहे प्रश्न पूछ के, शून्यकाल के 0 आवर्स के टाइम पर, क्वेश्चन आवर्स के टाइम पर राज्यसभा भी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के मेंबर से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछ के उनको कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल बनाती है। लेकिन राज्यसभा मंत्रिपरिषद का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा पे डिपेंड रहता है। अगर मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत है तो बनी रहेगी। लोकसभा अगर उसमें लोकसभा में उसके विरुद्ध अगर किसी प्रकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है या अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को त्याग कर देना पड़ता है। अर्थात लोकसभा मंत्रिपरिषद पर ज़्यादा कंट्रोल रखती है, उसको ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि बजट, संसद का बजट है वो लोकसभा ही कंट्रोल करती है ज़्यादातर है, राज्यसभा की पावर उसमें बहुत कम होती है। तो सरकार को बजट के मामले में कंट्रोल करती है वो लोकसभा करती है। इसलिए लोकसभा की शक्तियाँ सरकार के नियंत्रण में, सरकार को अकाउंटेबल बनाने में, उत्तरदायित्व में, या सरकार को बोले हम अकाउंटेबल बनाने में राज्यसभा से ज़्यादा शक्ति होती है किसके पास? लोकसभा के पास। तो ये वो विषय है जिनमें लोकसभा कमज़ोर पड़ जाती है। और तीसरा, कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें कहीं ना कहीं लोकसभा का, जिसमें कहीं ना कहीं राज्यसभा की विशेष शक्ति है, स्पेशल पावर है, इसमें राज्यसभा शक्तिशाली हो जाती है। तो वो कौन से पावर में मामले हैं? तो ध्यान रखना है राज्यसभा का मेन काम होता है राज्यों का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो राज्यसभा का जो स्पेशल पावर होती है वो है राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करे। तो ये पावर कहीं ना कहीं इसका संबंध राज्य से जुड़ा हुआ। तो राज्यों से 2 चीज जुड़ी होती है। आपको पता ऑल इंडिया सर्विस के बारे में आपने सुना होगा। ऑल इंडिया सर्विस जैसे IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 ऐसी है जो ऑल इंडिया सर्विस है। ये ऑल इंडिया सर्विस का मतलब है कि इनका अपॉइंटमेंट है, इनका रिक्रूटमेंट है और अंतिम कंट्रोल है वो होता है केंद्र का, ध्यान रखना। और ये काम करते हैं किसके अंदर? स्टेट के अंदर में। तो अब भाई इन पर कंट्रोल केंद्र का काम करते हैं स्टेट में, अर्थात स्टेट को कमजोर कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। आप देखे होंगे तो जो IAS IPS ऑफिसर है ये कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन स्टेट का नीचे चलता है। तो ऐसी स्थिति में इनकी नियुक्ति, इनको लेकर के अगर कोई इनके नई अखिल भारतीय को सृजन से लेकर के अगर कोई प्रस्ताव लाना है तो उसमें राज्यसभा की स्पेशल पावर होती है। इसलिए आपने देखा होगा आर्टिकल 312 में राज्यसभा को स्पेशल पावर दी गई है। और आर्टिकल 312 में राज्यसभा को स्पेशल पावर क्या है कि अगर कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस का हमें इमर्जिंग करना है, क्योंकि न्यू ऑल इंडिया सर्विस का मर्ज करेंगे तो राज्यों की जो पहत है उनको कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पहुंच सकता है। इसलिए ये जिम्मेदारी राज्यसभा को देखेगी। अगर लोकसभा को देती तो केंद्र में कोई भी लोकसभा सरकार आती, क्योंकि जिसकी सरकार केंद्र में मंत्रिपरिषद बहुमत है उसी का लोकसभा में बहुमत होगा। और जो लोकसभा में बहुमत हो डेफिनेटली है ये किसी प्रकार की नई
ऑल इंडिया सर्विस ला करके राज्यों की शक्ति कम कर सकता, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस में राज्यों की शक्ति इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उन पे कंट्रोल राज्यों का नहीं रहता, उन पे अंतिम कंट्रोल है वो स्टेट, वो उसका रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसलिए आपने देखा हो कई बार आईएएस ऑफिसर्स है वो मिनिस्टर सीएम की मानते नहीं है। कई बार सीएम उनका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उनका सिर्फ ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उसको डिसमिस करना उसके बस की बात नहीं होती। हो सकता है कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकता है सीएम, स्टेट का सीएम उसको, लेकिन हाँ टर्मिनेट करना या डिसमिस करना वो सीएम के हाथ में नहीं होता, वो पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। तो ऐसी स्थिति में उनका कंट्रोल केंद्र पर होता है, केंद्र के हाथ में होता है, और इसीलिए आईएएस ऑफिसर कहीं ना कहीं केंद्र के प्रति ज़्यादा झुके हुए होते हैं, और इसीलिए राज्यों की शक्ति कमजोर हो जाती है। तो नई अखिल भारतीय सेवा है वो कहीं ना कहीं राज्यों के हितों को प्रभावित पहुंचाती है, इसलिए ये शक्ति राज्यसभा को दे दी है। और राज्यसभा क्या शक्ति 312 में होती है। तो राज्यसभा को इसके अंतर्गत शक्ति ये है कि अगर मान लें कोई नई अखिल भारतीय सेवा लानी है या नहीं लानी है, इसके लिए रेजोल्यूशन, इसके लिए जो प्रस्ताव की हम बात करें वो प्रस्ताव केवल और केवल कौन ला सकती है? राज्यसभा। ध्यान रखना, ये स्पेशल पावर है। अगर नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अगर हमें रिक्रूटमेंट करना है तो वो प्रस्ताव केवल और केवल कौन लाती है? राज्यसभा ला सकती है। और राज्यसभा इसमें किससे लाएगी? स्पेशल मेजोरिटी से। किससे? स्पेशल मेजोरिटी से। और स्पेशल मेजोरिटी से लाने के लिए आपको पता है वो बहुमत प्लस उपस्थित, ये तो साधारण बहुमत हो जाएगा, प्लस ये चार पांच तरह के बहुमत होते हैं, इनको भी हम डिस्कशन करेंगे कि मेजोरिटी अलग अलग टाइप की होती है, जनरल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। और प्रेसिडेंट को हटाते टाइम जो रिजोल्यूशन आता है उसकी अलग मेजोरिटी होती है। तो अलग अलग मेजोरिटी होती है, उनको अलग अलग तरीके से देखेंगे। जस्ट जो राज्यसभा की यहाँ जो मेजोरिटी होगी वो साधारण बहुमत प्लस उपस्थित एवं वोटिंग करने वाले का 2/3, ठीक है। साधारण बहुमत तो आपको पता है 543 है, तो 2 बराबर कितना होगा? 272 तो होने चाहिए। और उपस्थित एवं वोटिंग करने वाले मान लो उपस्थित कितने? 400, 2/3 तो कर लेंगे इनका, तो ये हो जाएंगे 400। अगर इसकी बात करेंगे 16, तो 200 के समथिंग कुछ होंगे, 200 देख लेना इसका भाग करके। तो अगर जिसमें जो भी ज़्यादा होगा वो माना जाएगा। अगर 272 ज़्यादा है तो 272 ज़्यादा माना जाएगा। जैसे मान लें 300 है और 300 में से बहुमत चाहिए 272 चाहिए। इसके अलावा वोटिंग और बहुमत करने वाले 2/3 करेंगे 200। तो ऐसी स्थिति में 200 को काउंट ना करके 272 को काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेजोरिटी है, इसको अलग से कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। अभी जस्ट ये ध्यान रखना कि इसमें स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से राज्यसभा एक विशेष बहुमत लाती है, एक प्रस्ताव लाएगी। और राज्यसभा जब प्रस्ताव राज्यसभा में विशेष बहुमत से पास हो जाएगा, इसके बाद नई अखिल भारतीयों को लेकर के एक एक्ट आएगा, और वो एक्ट फिर किसी में आ सकता है। ध्यान रखना, प्रस्ताव है कि करना है या नहीं करना है, इसको लेकर के आएगा। अगर राज्यसभा ने प्रस्ताव लाई और बोला हाँ करना है, तो उसके बाद संसद की प्रक्रिया होगी। और संसद की प्रक्रिया में जो संविधान संशोधन होगा, क्योंकि नई अखिल भारतीय जोड़नी है तो संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। आर्टिकल 312 के बाद जो आर्टिकल है जो सिविल सेवा से जुड़े हुए हैं उनमें किसी प्रकार का संशोधन करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया आएगी। साधारण जो नॉर्मली लोकसभा में उतनी शक्ति होगी और राज्यसभा में उतनी शक्ति होगी। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, प्रस्ताव करना है या नहीं करना, वो प्रस्ताव केवल और केवल कौन ला सकती है? लोकसभा ला सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा को एक पावर और दी गई कि मान लें अगर स्टेट सूची, आपको पता है हमने संघीय शासन ढांचा अपनाया है, और संघीय ढांचे पर जो स्टेट शेड्यूल है उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर ही या राज्य की विधानसभा ही उस पर कानून बना सकती है। परंतु अगर राज्यसभा को 249 में पावर दी गई है कि राज्यसभा एक प्रस्ताव लाए, क्या लाए? प्रस्ताव लाए, और इस प्रस्ताव से ये साबित कर दे राज्यसभा कि राज्य सूची का कोई विषय किसके लिए है? राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी है, ठीक है ना। अगर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का महत्व घोषित कर देती है, या राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का महत्व घोषित कर देती है कौन? राज्यसभा, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। तो उसको घोषित करना किसकी शक्ति है? राज्यसभा की। फिर कानून बनाना दोनों की समान शक्ति हो जाएगी। कानून तो दोनों समान शक्ति होंगी, लेकिन उसको घोषित करना कि इस पर कानून बनाना है नहीं बनाना, वो पावर केवल और केवल राज्यसभा को दी गई है, संसद के नहीं, वो लोकसभा को नहीं दी गई। ये स्पेशल मेजोरिटी हो जाती है किसकी? राज्यसभा की। और ये है आर्टिकल 249 में, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की हम बात करें,
राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यानी जैसे ही आपातकाल की घोषणा होती है उसको फिर दोनों सदनों में पारित करवाना पड़ता है। 3 तरह का आपातकाल है, किसी को 1 महीने में पारित करवाना पड़ता है तो किसी को 2 महीने में पारित करवाना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत उस घोषणा को जो राष्ट्रपति करता है उसको पारित करवाना पड़ता है और सदन में करवाना पड़ता है। अब मान लो उस टाइम लोकसभा भंग है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा से भी पारित करवा करके उससे काम चला सकते हैं। किससे? राज्यसभा से। तो राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन है उसमें भी जो आपातकाल का जो प्रस्ताव है उसको पारित होने में भी राज्यसभा की शक्तियां हैं। इसके अलावा अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, ध्यान रखना, तो उसका प्रस्ताव केवल और केवल कौन लाती है? राज्यसभा। क्यों लाती है? क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन होता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन को हटाने की शक्ति उस हाउस के पास होती है और ऐसी स्थिति में उस हाउस ही, चूंकि उपराष्ट्रपति के मामले में क्या होता है कि हालांकि अगर उपराष्ट्रपति है वो क्या है कि राज्यसभा का चेयरमैन होने के साथ साथ वो देश का उपराष्ट्रपति भी होता है। ऐसी स्थिति में राज्यसभा को इतने दिया गया है कि हाँ आप हटा सकते हो, स्टार्ट आप कर सकते हो, लेकिन संसद की भी सहमति लेनी पड़ती है। इसलिए लेकिन पावर क्या है कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति सिर्फ स्टार्टिंग जो प्रक्रिया है उसके विरुद्ध प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल और केवल राज्यसभा के पास होती है। ऐसी स्थिति में राज्यसभा क्या है? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये राज्यसभा को सारी शक्तियां कहीं ना कहीं संघीय ढांचे के रूप में या संघवाद के लिए दी गई है। इसमें राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसके लिए राज्यसभा को स्पेशल पावर दी गई है। तो ये राज्यसभा की संघात्मक ढांचे की प्रवृत्ति है। लेकिन अगर राज्यसभा को देखें तो राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है वो गैर संघात्मक कैसा है? गैर संघात्मक है राज्यसभा का स्ट्रक्चर। कैसे? देखो, राज्य संघात्मक ढांचा हमेशा कहता है कि राज्यों का हमेशा समान इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन भारत में राज्यों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यूपी से 31 जाते हैं, मणिपुर से 1 जाता है। अब बेचारा मणिपुर की बात कौन सुनेगा राज्यसभा? तो इसीलिए संघात्मक ढांचे के विरुद्ध जाती है, क्योंकि संघात्मक ढांचे में आपने एक चीज सुनी होगी, संघात्मक का मतलब ये नहीं होता कि स्टेट और सेंटर में इक्वलिटी हो, बल्कि स्टेट के बीच में भी रिप्रेजेंटेशन को लेकर के इक्वलिटी होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, आप अगर बात करें तो अमेरिका में हर स्टेट से 2 सीनेटर्स आते हैं, 2, चाहे स्टेट बड़ा हो या छोटा हो, 2 व्यक्ति जाएंगे। तो हमारे यहाँ ये प्रोविजन नहीं है। इसलिए ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाती है कि हाँ, राज्यसभा का जो जिस उद्देश्य के लिए होनी चाहिए उस उद्देश्य के लिए फेडरल सिस्टम को बढ़ावा नहीं दे पा रही। दूसरी बात, निवास आपको बताया कि पहले ये था कि अगर कोई राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है तो यूपी से, अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है तो यूपी का व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन बाद में 2003 में इसको हटा दिया, आपने देखा होगा पहले। अब कोई व्यक्ति कहीं का भी हो यूपी से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। अब इससे क्या होगा कि नियम के अनुसार यूपी से चुना हुआ प्रतिनिधि यूपी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। लेकिन अगर कोई राजस्थान का व्यक्ति यूपी की सीट पर चुनाव लड़ करके अगर राज्यसभा में पहुंच गया तो कहीं ना कहीं उसका झुकाव राजस्थान की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो फिर उसने यूपी का प्रतिनिधित्व किया तो कैसे? वो तो विरोध हो गया, वो यूपी का प्रतिनिधित्व ढंग से कर ही नहीं पाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं राज्यों की जो प्रतिनिधित्व है, जो संघात्मक ढांचा है, उसको नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा मनोनीत सदस्य, देखो जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य कितने 12। अब ये किसी भी राज्य का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते और राज्यसभा में होते हैं। जब मनोनीत सदस्य राज्यसभा में होते हैं और किसी भी प्रकार का किसी भी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंटमेंट करता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के आधार पर काम करता है। और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ऐसी स्थिति में इन पे कहीं ना कहीं केंद्र का ज़्यादा प्रभाव रहता है बजाय राज्यों का, और इसीलिए ये संघीय ढांचे के विरुद्ध है। संघीय ढांचा कहता है कि राज्यसभा में हर व्यक्ति राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें यूनियन टेरिटरी, आपको पता है दिल्ली से 3 सीट जाती है, पांडिचेरी से 1 सीट जाती है। भारत की 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी है या संघ शासित क्षेत्र है जहां से राज्यसभा की सीट जाती है। कई बार उसको हम गलत करके आते हैं, कई बार क्वेश्चन हमसे यही पूछा जाता है प्री में, क्या राज्यसभा से संघीय शासित क्षेत्रों की सीटें जाती है नहीं जाती? तो ध्यान रखना, जाती है। दिल्ली की जाती है, पुडुचेरी की भी जाती है। ये कहीं ना कहीं ये जो प्रोविजन है ये संघीय ढांचे के विरोध है। क्यों? क्योंकि संघीय ढांचे के विरोध में इसलिए क्योंकि संघीय ढांचे में ये जो जाएंगे केंद्र के प्रतिनिधि, जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, जैसे दिल्ली का है, जैसे पांडिचेरी का है, तो इनके जो प्रतिनिधि होंगे कहीं ना कहीं दिल्ली की बजाय, क्योंकि उन पर कंट्रोल क्या किसका रहता है? ज़्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों पर कंट्रोल किसका रहता है? केंद्र का। तो वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं संघीय ढांचे के अनुकूल नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि भारत में राज्यसभा की भूमिका संघात्मक रूप में है, तो आर्टिकल 312, आर्टिकल 249 इनको देखा, या आपातकाल के प्रोविजन जिसमें राज्यसभा की विशेष शक्ति दी गई है, या इनको दिखा करके आप क्या कर सकते हो कि कहीं ना कहीं राज्यसभा को संघीय ढांचे के रूप में दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं गैर संघात्मक है, ऐसी स्थिति में आपको ये पॉइंट यूज करने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैंने आपसे सुनी होगी, ये पूरा सेंटेंस करो इसको, राज्यसभा। एक बात होती है कि देखो, अगर प्रधानमंत्री की हम बात करें तो प्रधानमंत्री की एक सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री, आपको पता है कि भारत में जो प्रधानमंत्री है वो किसी भी सदन का बन सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के सदस्य किसी भी सदन से बन सकते हैं। ये भारत में एक अलग खास बात है। जबकि ब्रिटेन में जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो लोअर हाउस के ही बनते हैं, या प्रधानमंत्री वो डेफिनेटली लोअर हाउस का ही होगा। जबकि भारत में किसी भी दल का हो सकता है, किसी भी सदन का हो सकता है। तो कई बार प्रधानमंत्री लोकसभा का भी बनता है और कई बार प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी बनता है। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री यदि लोकसभा का होता है, राज्यसभा का, तो क्या क्या होता है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, अगर कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा का मेंबर है तो वो ऐसी स्थिति में लोकसभा का मेंबर तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का रोल तो ये होता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का जो नेता ही नहीं है, ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री लोकसभा का ही नेता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उस प्रधानमंत्री की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो राज्यसभा का है और राज्यसभा इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी लोकसभा है, क्योंकि राज्यसभा को जनता द्वारा चुना नहीं जाता, इसलिए वह व्यक्ति जनता के प्रति ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होता। और जब जनता में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होगा तो उसकी शक्ति भी सीमित हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री की शक्ति संविधान ने नहीं दी, प्रधानमंत्री की शक्ति जनता में निहित होती है। अगर कोई ज़्यादा बहुमत दे देता है तो प्रधानमंत्री शक्तिशाली, अगर कोई बहुमत नहीं देता तो प्रधानमंत्री कमजोर। अब लोकसभा राज्यसभा से प्रधानमंत्री आते हुए तो राज्यसभा से सामान्यतः प्रधानमंत्री थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वो जनता उसको बनाया गया लोकसभा का नेता है ना। लेकिन वो जो होता है राज्यसभा का, तो ऐसी स्थिति में उसकी स्थिति थोड़ी सही नहीं थी। अगर हम प्रधानमंत्री की शक्ति की बात करें तो राज्यसभा में जाने पर प्रधानमंत्री की शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। जैसे मनमोहन सिंह की बात करेंगे, एच डी देवगौड़ा की बात करेंगे, क्यों कम पड़ जाती है? हालांकि हमेशा नहीं, लेकिन सामान्य है, क्योंकि उसकी व्यक्ति की लोकप्रियता थोड़ी कम हो जाती है। तो इतना ही थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में कि प्रधानमंत्री यदि राज्यसभा से आता है क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो राज्यसभा से आता है प्रधानमंत्री का प्रभाव आपको पता है, एक तो लोकसभा नेता के रूप में पड़ता है, भाई वो लोकसभा का है ही नहीं तो नेता कैसे बनेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व की सारी शक्तियाँ लोकसभा के पास होती है, प्रधानमंत्री होता है राज्यसभा का, तो कहीं ना कहीं उसकी दिक्कत खड़ी हो जाती है। इस आधार पर लोकसभा राज्यसभा से प्रधानमंत्री होने पर कई दिक्कतें आती हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन हमेशा आपके मन में आया होगा, कई बार यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा है कि देखो राज्यसभा की शक्ति इतनी ज़्यादा है ही नहीं, धन विधेयक के मामले में नहीं है ना, और कार्यपालिका को नियंत्रण के मामले में नहीं है, तो फिर राज्यसभा को हम रखते ही क्यों? राज्यसभा की कई मामलों में आलोचना होती है कि राज्यसभा की बड़ी आलोचना हो रही है। तो राज्यसभा की आलोचना किस तरीके से हो रही है उस तरीके से देखते हैं थोड़ा सा। तो राज्यसभा, कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या राज्यसभा की प्रासंगिकता है या नहीं है। तो राज्यसभा की पहले आलोचना देखते हैं। आलोचना, तो राज्यसभा के कई आधार पर आलोचना होती है। पहले आलोचना है कि राज्यसभा कहते हैं कि चुनाव में हारे गए राजनीतिज्ञों के लिए और तथा वफादार जो नौकरशाह होते हैं उनके लिए एक बड़ी स्थान है। मान लें जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से लोकसभा की सीट के चुनाव हार गए, अर्थात ये इस बात का संकेत है कि जनता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक सांसद के रूप में स्वीकार नहीं किया, अगर उसको लोकसभा से नहीं जिताया तो। लेकिन आपने देखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाना था संसद में और उसको जाना था, उसने क्या किया, पार्टी बदल के वो भाजपा में गया, भाजपा में ने उसको किस में भेज दिया, राज्यसभा में भेज दिया। तो बोलते हैं कि राज्यसभा हारे हुए नेताओं की बड़ी स्थल है, जो नेता जनता नहीं जीता पाती वो खुद जाके पहुंचते। तो ये लोकतंत्र के विरुद्ध में है या नहीं है? अरे जिस जनता ने अस्वीकार किया है उसे आप भेज रहे हैं, तो गलत बात है या नहीं? तो इसलिए लोकसभा की आलोचना होती है कि लोकसभा में कहीं ना कहीं हारे हुए प्रतिनिधि बहुत आते हैं, और हारे हुए प्रतिनिधि अगर लोकसभा आ रहे हैं तो वो लोकतंत्र का एक तरह से पतन है,
क्यों? क्योंकि लोकतंत्र ने जिसे अस्वीकार कर दिया वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो गलत है। इसी प्रकार वफादार नौकरशाह, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर अगर किसी पार्टी के किसी पार्टी की ज़्यादा वफादार है तो क्या करती है वो पार्टी, वो उसको राज्यसभा में भेज करके मंत्री बना देती है। जैसे एस जयशंकर के बारे में सोचो, एस जयशंकर है, ये आईएफएस ऑफिसर थे, फॉरेन ऑफिसर थे, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी भी थे। क्या किया, इसको राज्यसभा से लड़ाया और इधर मंत्री बना दिया। इसलिए बोलते हैं कि राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि आप हारे हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करो। तो इसलिए राज्यसभा की एक तो इसकी प्रक्रिया है ये खराब है, ये मतलब इसकी चुनाव है, इसमें जो ऐसे लोगों की भागीदारी शामिल की जा रही है ये खराब है। दूसरी बात, राज्यसभा में भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मिलता है वोटिंग के टाइम पर। मैंने आपको बताया था कि वोटिंग में आपको पता है कि वोटिंग होता है, उसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का आदमी है और इधर भाजपा का है। अब कोई कांग्रेस का आदमी भाजपा के कैंडिडेट को अगर वोट देता है तो कई करोड़ रुपए लेकर के उसको वोटिंग कर सकता है। तो राज्यसभा के चुनाव में बहुत ज़्यादा वोटिंग, करोड़ों के रुपये की पैसे लेकर के वोटिंग की जाती है। तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। छोटे दल होते हैं ना, छोटे छोटे, क्योंकि आपको बताया कि राज्यसभा का अगर कोई चुनाव हो रहा है, इसकी प्रक्रिया बताएंगे हम, लेकिन राज्यसभा का चुनाव होता है, इसकी प्रक्रिया में एक निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ता है। अब कोई दल है जिसके जो विधायक इतने कम है कि उसका कोटा प्राप्त होने वाला है नहीं, तो उसको पता है कि मेरा सदस्य तो जाने वाला है नहीं, तो वो क्या करेगा, किसी बड़े सदस्य से बोलेगा कि आपकी सीट में आपको सीट तभी मिलेगी जब हमारा जुड़ाव होगा, ठीक है, तभी आपका कैंडिडेट एक निश्चित कोटा प्राप्त कर पाएगा। और उसके लिए वो छोटा दल बोलेगा मुझे तो पैसे चाहिए। तो इसलिए छोटे छोटे दल है ना, राज्यसभा के चुनाव में बहुत पैसे खा जाते हैं, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है इससे। इसके अलावा बोला जाता है कई बार इसमें जो नॉमिनेशन किया जाता है, हम नॉमिनेशन करते हैं तो कई बार हम नॉमिनेशन करते हैं बिजनेसमैनों का या ऐसे व्यक्तियों को नॉमिनेट करते हैं जो उसी विचारधारा से, मान लें नॉमिनेट करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति किसके कंट्रोल में है इस टाइम, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल किसकी है, बीजेपी की। तो नॉमिनेट करवाते टाइम बीजेपी के कैंडिडेट को ही या बीजेपी की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति को ही नॉमिनेट करवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा का दुरुपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा। जैसे और ऐसे व्यक्ति को पहुंचा दिया जाता है, विजय माल्या को राज्यसभा में नॉमिनेट करके पहुंचा देता था, उसको भेज दिया गया था, जबकि वह व्यक्ति इंसॉल्वेंट निकला, दिवालिया निकला, देश का पैसा लेके भाग गया। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर राज्यसभा हम पहुंचा रहे तो राज्यसभा की बड़ी बेइज्जती हो जाती है। इसी प्रकार विशेषज्ञता, कई बार बोलते हैं कि राज्यसभा में जो नॉमिनेशन है, मैंने आपको बताया था कि नॉमिनेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें एक्सपर्ट आते हैं, कला, साहित्य, खेल, इनके एक्सपर्टों को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन हो क्या रहा है कि एक्सपर्ट किसी काम के नहीं है। जैसे सचिन तेंदुलकर को इसलिए शामिल किया गया कि भाई क्रिकेट की क्षेत्र में अच्छा कर सके, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी राज्यसभा में कोई साल में एक बार एक दिन के लिए जाता। जो आदमी रेगुलर राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे सके, रिप्रेजेंट ही नहीं हो सके, उसको वहाँ भेजा किस लिए? तो बोला है कि उपस्थिति कम रहती है। लता मंगेशकर को भेज दिया गया था, लेकिन लता मंगेशकर ने राज्यसभा कोई साल में 2 बार देखी हो। तो बोला कि ऐसे व्यक्ति जो राज्यसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सके उसको क्यों नॉमिनेटेड करते हो? तो इस आधार पर राज्यसभा की ज़्यादा दम बसती नहीं है। इसके अलावा एक बार ये बोलते हैं कि राज्यसभा भी एक काम में विधेयकों को रोकती है। जैसे मान लें राज्यसभा में इस टाइम मान लें कांग्रेस का बहुमत हो और लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है, तो लोकसभा से पारित कोई विधेयक है उसको राज्यसभा रोक ही देगी, चाहे वो काम का हो या मत हो। किसकी वजह से? विपक्ष की वजह से। किसकी वजह से? विरोधी विचारधारा की वजह से। तो राज्यसभा मिसयूज भी कर देती कई बार। तो इसलिए राज्यसभा की प्रासंगिकता पर कई बार क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लेकिन ये बात पूर्णतः सत्य भी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा की अपनी उपयोगिता होती है। राज्यसभा 2 तरह से काम करती है, राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में और राज्यों के प्रतिनिधि अर्थात संघीय ढांचे के रूप में, और दूसरा काम करती है राज्यसभा संसदीय प्रक्रिया के रूप में। देखो राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कैसे करती है? संघात्मक ढांचा को बनाए रखने के लिए अगर न्यू अखिल भारतीय है, ऑल इंडिया सर्विस है, या आर्टिकल 249 के अंतर्गत मैंने बताया था, या आपातकाल के संबंध में अगर किसी राष्ट्रपति पर किसी भी राज्य में आपातकाल लग रहा है तो उस स्थिति में राज्यसभा उस राज्य के हितों को ध्यान रखती है। तो उस स्थिति में राज्यसभा राज्य के हितों को ध्यान रखती है। ऐसी स्थिति में संघीय ढांचे के रूप में राज्यसभा की भूमिका होती है। इसके अलावा अगर संसदीय प्रक्रिया में देखें तो विधि निर्माण में राज्यसभा की भूमिका समान होती है।
विधि निर्माण में। और विधि निर्माण में आपको पता है राज्यसभा के सदस्य थोड़े विशेषज्ञ भी होते हैं, ठीक है ना, इसलिए विशेषज्ञता होती है राज्यसभा में। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया में अगर मान लो लोकसभा कोई जल्दीबाजी में कोई विधि पारित कर देती है तो उसका रिव्यू कर लेती है राज्यसभा, रिव्यू कर लेती है उसकी क्यों, क्योंकि जो लोकसभा है, राज्यसभा थोड़ी सी क्वालिटी देखती है कि कोई विधेयक है उसमें क्वालिटी है नहीं है, और लोकसभा में विधेयक है वो लोकप्रियता देखता है, क्योंकि लोकसभा के सारे कैंडिडेट है जनता के बीच से आए होते हैं, उनको पॉपुलरिटी चाहिए, और पॉपुलरिटी के नाम पे कई बार ऐसे गधे जैसे कानून को ले आते हैं। तो राज्यसभा उसको चेक कर सकती है कि कानून सच में ही देश के संविधान के अनुकूल है नहीं है, तो इसलिए राज्यसभा राज्यसभा उसका रिव्यू कर सकती है। तो इस तरीके से राज्यसभा की शक्तियाँ, इसके अलावा राज्यसभा की शक्तियाँ संसद के रूप में देखें तो कार्यपालिका को भी नियंत्रण करती है। कैसे? देखो, कार्यपालिका को नियंत्रण करने की शक्ति की ज़्यादातर किसके पास है? लोकसभा के पास। और कार्यपालिका में कौन है? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। लेकिन मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कौन बनते हैं? जिसको लोकसभा में बहुमत होगा। तो लोकसभा में जिसको बहुमत है वो लोकसभा उनको बेंगाड़ तो कुछ नहीं सकते, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जैसे बीजेपी, आज बीजेपी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, तो बीजेपी के किसी मंत्री का लोकसभा कुछ नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि उसको बहुमत है। लेकिन अगर मान लें राज्यसभा है, तो राज्यसभा मान लें बीजेपी को बहुमत नहीं है, तो राज्यसभा तो इन मंत्रियों को बिगाड़ सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है, इनके प्रस्ताव ला सकती है, बातें कर सकती है। तो राज्यसभा की भूमिका इस टाइम बढ़ जाती है ज़्यादा। ऐसी स्थिति में राज्यसभा कार्यपालिका को नियंत्रण करती है। हाँ, ये बात सही है कि राज्यसभा की कार्यपालिका को नियंत्रण करने की शक्ति सीमित है, लेकिन जितनी भी है वो करती तो है। तो इस आधार पर हम राज्यसभा की क्या बता सकते हैं? उपयोगिता बता सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा की प्रासंगिकता या उसको लेकर के, तो उसमें हमेशा आपको आलोचना नहीं करनी, उसमें दोनों पक्षों को रखना है। और आपको करंट कुछ एग्जाम्पल मिल जाए तो उसको भी देना। करंट कोई एग्जाम्पल, जैसे कोई बिल अच्छा बिल है उसको राज्यसभा ने रोक लिया या राज्यसभा ने उस पर बहस की, या कई बार कोई बिल राज्यसभा को बहस करने की जरूरत नहीं है, बेकाम में बहस कर रही है, तो उसकी आलोचना में लिख सकते हैं उसकी। तो उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको कई चीज़ें याद करनी होंगी। तो ये हो गई राज्यसभा। अब आते हैं संसद का दूसरा पार्ट। ये आर्टिकल 79 गलत है, यहाँ आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात की गई है, और संसद का एक भाग था राज्यसभा और एक भाग है लोकसभा। अब लोकसभा को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब भी लोकसभा आती है तो लोकसभा आते हमारे मन में एक चीज़ आनी चाहिए कि लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनता का। अर्थात रियलिटी में ये किसका प्रतिनिधित्व करती है? लोकतंत्र का, ठीक है। तो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए बोलते हैं कि जनता की इच्छाओं का अभिव्यक्ति करती है। ठीक है। तो लोकसभा का अब संरचना देखते हैं, इसे लेकर कई बार प्री में क्वेश्चन आते हैं। तो इसके संरचना का पूरी व्यवस्था की गई है, पूरा प्रोविजन किया गया है, वो अनुच्छेद 81 में किया गया है। अनुच्छेद 81 में अगर स्ट्रक्चर ऑफ लोअर हाउस है उसको बताया गया है कि लोअर हाउस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर है इसका, एक तो प्रादेशिक निर्वाचन होता है, और प्रादेशिक निर्वाचन मतलब आप समझ गए होंगे कि लोकसभा एरियाज है उसमें पूरे भारत को विभाजित करके दिया जाता है, और उसके बाद जनता कैसे करती है? डायरेक्ट वोटिंग कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से इनका चुनाव किया जाता है। अगर इनकी देखें तो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी है? 552, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 543, ठीक है ना। और 552 का स्ट्रक्चर ये था कि देखो 530 सदस्य ये तो होंगे राज्य से इलेक्टेड, ठीक है ना, और इसके अलावा 20 होंगे यूनियन टेरिटरी से इलेक्टेड, और 2 सदस्य इनको किया जाएगा नॉमिनेटेड। और नॉमिनेटेड कौन से? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन जो मतलब आपको बताया कि ब्रिटिश भारत के दौरान जो कुछ यूरोपीय लोगों से भारतीय महिलाओं ने जो शादी कर ली, उनसे जो बच्चे पैदा हुए, उनको एंग्लो इंडियन बोला गया। तो उनका भी बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि उनके बहुत सारे लोग हैं। आपको देखा होगा पांडिचेरी में, गोवा में, अगर आप देखें साउथ में, केरला में या चेन्नई में बहुत सारे लोग हैं वो एंग्लो इंडियन हैं। और कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता में तो इन एंग्लो इंडियनों का स्पेशल, क्योंकि ये इतनी संख्या में तो है नहीं कि अपना कोई नेता जता करके भेज दें अकेला, इतने तो है नहीं, इतने तो इनकी संख्या है नहीं। तो इसलिए इनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम राष्ट्रपति को लगे तो वो 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, और ये संविधान में मूल प्रोविजन किया गया था, और इसको हर बार बढ़ाया जा सकता है। परंतु जो हाल ही में लगभग 105वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इनकी संख्या को बढ़ाया नहीं गया है। हर 10 साल में बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार इसको रद्द कर दिया गया है। तो वर्तमान में नॉमिनेटेड का प्रोविजन लोकसभा में नहीं है, ध्यान रखना।
ठीक है ना। और वर्तमान इस आधार पर इनकी सदस्य संख्या कितनी रहेगी, 543। ठीक है, प्रेजेंट में सदस्य संख्या 543 है लोकसभा की, पहले 545 थी, 2 ये नॉमिनेटेड थे वो अब हटा दिए गए हैं, अब वर्तमान में 543 है, मैक्सिमम 552 हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में कितनी 543 है। अब इसके बाद सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया। देखो सीटों का आवंटन की अगर बात करें तो आवंटन किया गया जनसंख्या के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर किए जाने के लिए राज्यों के बीच समानता नहीं, देखो ये शब्द गलत लिखा हुआ है ध्यान रखना, राज्यों के बीच समानता नहीं बल्कि राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व की समानता की बात की गई है। जैसे प्रतिनिधित्व की समानता की बात की गई है, जैसे अगर मान लो लोकसभा से अगर यूपी में 80 सीट है और राजस्थान से अगर 25 सीट है, तो राजस्थान की जनसंख्या पर 25 सीटों के अनुकूल मतलब प्रतिनिधि है, क्योंकि जनसंख्या भी राजस्थान की इतनी है, और यूपी में 80 सीट है तो उसकी जनसंख्या भी इतनी है, तो यूपी में राज्य लोकसभा की सीट ज़्यादा इसलिए क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। तो हमारा टारगेट शुरू में ये था कि कम से कम 1 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सांसद होना चाहिए, सॉरी 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सांसद होना चाहिए, ये बात था। लेकिन अगर हम बात करें तो ये व्यावहारिक रूप से सही नहीं हो सकता, सोचा तो यही था, लेकिन हुआ क्या था कि मान लो दो विधानसभाएं थी, मान लो 2 लोकसभा क्षेत्र थे ए और बी, दोनों में 1950 में बराबर जनसंख्या थी 10 लाख, इसमें लगभग 10 लाख, क्योंकि पहली बार इनको लोकसभा क्षेत्र बनाया गया तो 10 लाख के आधार पर बनाया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ था, इसकी जनसंख्या में वृद्धि कम हुई, ये तो बढ़कर हुआ 12 लाख, ये बढ़कर हुआ 25 लाख। तो इस आधार पर बीच क्षेत्र से चुनने वाला प्रतिनिधित्व कर रहा है 25 लाख की जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन, और इस क्षेत्र का प्रतिनिधि कर रहा है 12 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है 12 लाख का। तो इसलिए बोला जाता है कि यूपी में जो लोकसभा सदस्य है वो करते हैं बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, जबकि लगभग 20 से 25 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है यूपी का सांसद, जबकि तमिलनाडु और जो दक्षिण के राज्य जहाँ जनसंख्या कम है उनका प्रतिनिधित्व होता है कम, वहाँ 10-12 लाख की जनसंख्या का वो रिप्रेजेंटेशन करता है। इस आधार पर बोलते हैं कि रियलिटी में एक सांसद इक्वल जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन सोचा तो ऐसा ही गया था, और जो समानता का सिद्धांत है ये कहाँ पर लागू, नियम से समानता का सिद्धांत क्या था, 10 लाख की जनसंख्या पर एक, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या 60 लाख से कम है, वहाँ पर ये प्रोविजन लागू नहीं था कि 10 लाख में मिनिमम एक होना चाहिए, वहाँ पर सीटें अलॉट कर दी जाएगी किसी भी आधार पर। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है इसमें। आवंटन किस आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर। निर्वाचन क्या है कि क्षेत्रीय आपको पता है किस में बांट देते हैं, लोकसभा क्षेत्रों में बांट देते हैं, प्रत्यक्ष वोटिंग होती है, और वोटिंग में हर कोई मतदाता जो 18 साल की ईयर कंप्लीट कर चुका है वो वोटिंग कर सकता है। निर्वाचित होने की शर्त यह है, अगर देखें योग्यता नियोग्यता तो सेम है जो लोकसभा राज्यसभा की थी, बस अंतर यह कि इनकी एज 25 होती है, राज्यसभा की 35-30 होती है, इतना अंतर है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में योग्यता नियोग्यता जो मैंने आपको पहले बताई थी वो सारी योग्यता नियोग्यता सेम ही है, बस अंतर एज का है। अब इनके निर्वाचित होने की शर्तें अगर हम देखें तो देखो कोई भी मेंबर, एक तो लोकसभा का कोई भी मेंबर, लोकसभा का जो मेंबर है वो किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, कहीं से भी। मान लो यूपी का व्यक्ति है वो तमिलनाडु में चुनाव लड़ सकता है, हमने देखा होगा राहुल गांधी केरला से चुनाव लड़े इस साल, है ना, तो राहुल गांधी केरला से लड़े, तो कोई भी व्यक्ति कहीं से जाकर के चुनाव लड़ सकता है, एक तो ध्यान रखना, ठीक है ना। अर्थात निवास जरूरी नहीं है, कहीं से हो सकता है। दूसरा, दलीय प्रत्याशी एक मतदाता, ध्यान रखना, अगर कोई बीजेपी की मतलब कोई पार्टी से कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, मान लो बीजेपी कैंडिडेट है, तो ये फॉर्म भरना जाएगा तो इसको कम से कम एक वोटर को साथ लेना जरूरी है, कम से कम एक वोटर जो इसका समर्थन करता हो उसको दे जाएगा, तभी उसको बोलते हैं प्रस्तावक, तभी इसका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर खड़ा हो रहा है तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए कम से कम 10 मतदाता उसके प्रस्तावक के रूप में जाने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा जमानत जब्त कब होती है, कई बार आपने सुना होगा कि उस कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त का मतलब है अगर कोई कैंडिडेट उस लोकसभा सीट में होने वाले टोटल लीगल या टोटल एक्सेप्ट वोटों का 1/6 अगर प्राप्त नहीं करता, जैसे मान लें आपको पता है कई बार वोट रिजेक्ट हो जाते हैं, मान लें 120 कैंडिडेट 120 वोट है किसी जगह, उसमें से 120 वोट पड़े हैं, इसमें से 20 हो गए रिजेक्ट, बच्चे कितने 100, तो 100 का अगर कोई कैंडिडेट 1/6 यानी कि 17 वोट अगर प्राप्त नहीं कर पाया तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये ध्यान रखना। जमानत जब्त का मतलब उससे कुछ पैसे लिए जाएंगे
कि भाई आप इतना नहीं कर पाए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आप बेकाम में खड़े हुए थे, जब आपको पता था कि आप जीतने वाले नहीं है तो क्यों अनावश्यक खर्चा करवाएगा। मनोनीत सदस्यों की अगर बात करें तो ध्यान रखना, जो नॉमिनेट सदस्य होते हैं, हालांकि वर्तमान में तो नहीं है, अभी तो उनको खत्म कर दिया, लेकिन होते थे तो उनका ये था कि लोकसभा जैसे ही भंग होगी नॉमिनेटेड सदस्य भी अपने आप समाप्त हो जाएंगे। राज्यसभा में क्या कि कार्यकाल फिक्स होता है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, तो उसके नॉमिनेटेड सदस्यों का कोई संबंध नहीं है इस प्रकार चीज़ों से। इसके अलावा इनको सामान्य सदस्यों की तरह मंत्री, जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, इनको सारी पावर समान होती है, जितनी भी पावर उसको होती है एक जनरल मंत्री, एक जनरल कैंडिडेट को जो इलेक्टेड होकर आया है, तो इलेक्टेड कैंडिडेट के बराबर ही इनको पावर होती है। ठीक है, चाहे वो सदन की क्रिया में, प्रक्रिया में, वोटिंग में या मतदान में, चाहे नो कॉन्फिडेंस वोटिंग हो, उसमें सब में वो भाग ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी चुनाव प्रक्रिया है वो कौन सी अपनाई हमने, फर्स्ट देखो अब एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखना, थोड़ी सी एक नई चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो हालांकि मैंने बता रखी कई जगह। देखो आपको पता है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन चूंकि वर्तमान में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब सेंस में कह सकते हैं जनता खुद डायरेक्ट पार्ट नहीं लेती, बल्कि किसके माध्यम से लेती है, प्रतिनिधियों के माध्यम से लेती है। अब प्रतिनिधियों के लिए क्या होता है, चुनाव सिस्टम होता है। अब चुनाव सिस्टम में दो प्रकार की प्रणालियाँ होती हैं, एक होती है बहुमत प्रणाली, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और दूसरी होती है लिस्ट सिस्टम। कौन सा, लिस्ट सिस्टम। ठीक है, देखो लिस्ट सिस्टम में क्या होता है, पहले इसको देते हैं। इसमें क्या होता है, बहुमत प्रणाली में सबसे ज़्यादा वोटिंग, जो फर्स्ट पास द वोटिंग, सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला कैंडिडेट कौन, सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला कैंडिडेट विजयी हो जाता है, विजय हो जाता है, वो जीत जाता है। तो इससे क्या होता है कि अच्छी बात है, सबसे वोट पाने वाला कैंडिडेट जीत जाता है। अर्थात जैसे मान लें किसी जगह 100 वोट है और 15 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मान लें किसी को मिले 5, किसी को 4, किसी को 3, किसी को 10, किसी को 12, किसी को 18, किसी को 5, मतलब किसी को 1, किसी को 0, किसी को कुछ भी, ऐसे वोट कैंडिडेट। अब नियम के अनुसार लोकतंत्र हमेशा बहुमत पे चलता है, तो नियम के अनुसार तो मतलब कोई कैंडिडेट अगर 51 वोट प्राप्त करे तभी अच्छी बात है, कम से कम वो 50% जनसंख्या ने एक्सेप्ट कर रखा है। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने 18 वोट प्राप्त कर लिए तो 18 वोट वाला व्यक्ति यहाँ विजयी घोषित हो जाएगा। अब इसकी आलोचना इसलिए की जाता है कि इस व्यक्ति ने 18 वोट पाया है, अर्थात इसको 82% जनसंख्या ने रिजेक्ट किया है, उसके बाद ये विजयी घोषित हो गया। ध्यान रखना, तो यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जनमत के विरुद्ध होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला कैंडिडेट विजयी घोषित हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले कैंडिडेट को कई बार मतलब जनता द्वारा रिजेक्ट किया हुआ है। लगभग अब इसको 82% लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है, उसके बावजूद भी आपने देखा इसने सीट जीत ली। इसलिए आपने देखा होगा कई पार्टियों के वोटिंग परसेंटेज और उनकी सीटों के परसेंटेज में अंतर होता है। उसका रीज़न यही है कि उनके कैंडिडेट हैं वो कम वोटिंग से जीत जाते हैं, इसलिए उनका वोटिंग परसेंटेज होता है कम, लेकिन क्योंकि सीट जीत जाते हैं इसलिए सीट परसेंटेज होता है ज़्यादा। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की सबसे बड़ी आलोचना यही होती है कि इसमें पूर्णतः रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों की नहीं चलती, इसमें जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वही विजयी घोषित हो जाएगा। इसलिए इसे लोकतंत्र की आलोचना के लोकतंत्र के अकॉर्डिंग नहीं मानते। लेकिन दूसरा सिस्टम है लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि कैंडिडेट खड़े नहीं होते, कैंडिडेट खड़े नहीं होती, बल्कि पार्टियां खड़ा होती हैं। और पार्टियां खड़ा होकर क्या करते हैं, जैसे मान लें इसका एग्जांपल देखो, नीचे देख रहा हूँ, पार्टी राजनीतिक पार्टियां इसमें खड़ी होती है। जैसे मान लें राजनीतिक पार्टी की अगर हम बात करें तो मान लें बीजेपी है, कांग्रेस है या आप है, ये पार्टी है, तो ये पार्टियां वोटिंग में खड़ी होंगी, जैसे 10, 20, 50 जितनी पार्टियां। जब मान लें अगर इनको मान लें 100 सीट है, 100 सीटों पे पार्टियां वोटिंग में खड़ी हो रही है, ठीक है, 100 सीटों पर खड़ी हो रही है। इसमें मान लें बीजेपी को मिले 20% वोट, इसमें कांग्रेस को मिले मान लें 30% वोट, आपको मिले 10%, अदर को मिले कितने 50%, जो भी है अदर को, अदर मान लें अगर किसी एक्स पार्टी को मिले मान लें 20%, ऐसे मिले। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो इनको जो
वोट मिला है ना, इसी अनुरूप इसको सीट अलॉट होंगी। जैसे बीजेपी को 20% वोट मिले तो बीजेपी को 20 सीट मिल जाएंगी, कांग्रेस को 30% वोट है तो 30% सीट मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको 10% तो आपको 10% सीटें मिल जाएंगी। तो 10 सीटें इसको मिल जाएंगी, 30 इसको मिल जाएंगी, 20 इसको मिल जाएंगी। अब क्या होगा कि बीजेपी ये हो गया, अर्थात जितना वोटिंग है उतनी ही सीटों का अनुपात रहेगा, है ना। अर्थात इसमें सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अर्थात अगर किसी पार्टी को 1% भी वोटिंग मिली है तो उसको कम से कम 1 सीट तो मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है कि जैसे 20 सीट बीजेपी की है, तो इसके बाद इसमें क्या होगा कि बीजेपी की भी अपने एक नेताओं की लिस्ट जारी करती है और उनका सबका सीरियल नंबर होता है कि पहले नंबर पर ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे पहले पे मान लो ए, दूसरे बी, तीसरे सी, ऐसे करके बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेगी। तो जो टॉप 20 नेता होंगे बीजेपी के, उनको क्या मिलेगी, सीट जीत जाएगी अगर वो लीडरशिप कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसकी सबसे बड़ी आलोचना लिस्ट सिस्टम की होती है कि पहली बार तो इसमें ना बहुमत की सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि बहुमत की सरकार तभी बनेगी जब उसको 51% किसी पार्टी को वोटिंग मिले। और आपको पता है भारत में आज तक कोई शुरू में देखा हो, 2-4 बार देख ले हो, आज तक उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगभग किसी को भी 50% से ज़्यादा वोटिंग नहीं मिली। अर्थात अगर हम ऐसे इस सिस्टम को अपनाते तो आज तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आज तक कभी पूर्ण बहुमत की सरकार ही नहीं बन पाती। और ये सिस्टम आपको पता है कहाँ है, इजराइल में। इजराइल में लिस्ट सिस्टम है, इसलिए इजराइल में कई बार हर बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नहीं, क्योंकि किसी भी पार्टी को 50% वोटिंग नहीं मिलती और 50% वोटिंग मिलना टेढ़ी खीर है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल में अस्थायी सरकार बनती। तो लिस्ट सिस्टम की सबसे बड़ी आलोचना क्या होती है कि पहली बार इसमें अस्थायी सरकार बनती है, क्यों, क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता। दूसरी, इसमें उम्मीदवार खड़े नहीं होते बल्कि कैंडिडेट बल्कि पार्टियाँ खड़ी होती है। अर्थात इसमें प्रतिनिधियों की कम चलती है, दल की ज़्यादा चलती है। और दल का रिप्रेजेंटेशन होना एक अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छी बात यह है कि वहाँ जो कैंडिडेट उनका रिप्रेजेंटेशन हो तो वो जनता के प्रति ज़्यादा अकाउंटेबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए लिस्ट सिस्टम की आलोचना की जाती है। तो अब आपके दोनों सिस्टम समझ में आ गए होंगे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है और लिस्ट सिस्टम क्या है। दोनों की अच्छाई भी समझ में आ गई हो, दोनों की कमियां भी दोनों की बुराइयां भी आपके समझ में आ गई होंगी। अर्थात आप इनकी समालोचनात्मक व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद आता है परिसीमन आयोग। जो परिसीमन आयोग क्या करता है कि जो लोकसभा, अगर सबसे पहले इसका परिसीमन आयोग की देखेंगे तो इसकी पहले संरचना देखते हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे हम कि यह करता क्या। तो परिसीमन आयोग की प्रोविजन भारतीय संविधान में आर्टिकल 82 में दिया गया है। आर्टिकल 82 में परिसीमन आयोग है, उसका प्रोविजन दिया गया है। और परिसीमन आयोग की अगर हम बात करें तो इसका पहले संरचना देखते हैं। तो संरचना में इसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। पहली बात। इसके अलावा इसकी अगर पदेन सदस्य की बात करूं तो पदेन सदस्यों में चीफ इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अन्य इलेक्शन कमीशन होते हैं। और राज्यों में भी जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा 5 सदस्य इसमें लोकसभा के और 5 सदस्य इसमें विधानसभा के शामिल होते हैं। इतने लोगों से मिलकर बना होता है। परंतु जब ये परिसीमन आयोग कोई डिसीजन लेगा तो डिसीजन में वोटिंग होगी तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ये वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। जो भी डिसीजन होगा अन्य सदस्यों के वोटिंग से ही होगा, ठीक है ना। ये इसकी संरचना आप समझ होंगे। लेकिन इसकी एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो परिसीमन आयोग है इसका मुख्य कार्य क्या है। देखो इसका मुख्य कार्य जनगणना होती है। जनगणना के बाद देखो मान लें सीट बढ़ी या नहीं घटी, लेकिन मान लेते हैं कि जैसे ये एक लोकसभा क्षेत्र ये है, एक लोकसभा क्षेत्र भी है। अब जनगणना हुई और जनगणना में पहले इसकी जनसंख्या 10 लाख थी, इसकी बढ़ करके हुई 20 लाख। और बी की पहले जनसंख्या मान लेती 10 लाख, बढ़ी 12 लाख। तो परिसीमन आयोग क्या करेगा, अब आपको पता है कि इन दोनों का बराबर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या कर देगा, इस क्षेत्र की कुछ भाग है ना वो इस क्षेत्र को दे देगा, ताकि इस क्षेत्र की जनसंख्या मान लें जैसे 15 होगी तो इसकी भी मान लें 15 हो जाएगी। इस तरीके से 15 या 17 कर देगा या 16 कर देगा। इस तरीके से इनकी जनसंख्या को ये कोशिश करेगा कि समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे एक व्यक्ति। तो इसलिए हर जनसंख्या के बाद, हर जनगणना के बाद सामान्यतः ये सीमाओं का सीमांकन करता है ताकि जनसंख्या की समानता या व्यक्ति के समान प्रतिनिधित्व को बनाए रखे।
इसका मुख्य कार्य है सीमाओं, जैसे लोकसभा की सीट है तो उनका सीमांकन करेगा कि हाँ ये जैसे मान लो जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट है तो इसका एरिया कौन कौन सा होगा, ये सारा काम है परिसीमन आयोग ही करता है। और हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर में भी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बनी है तो वहाँ भी सीमाओं का सीमांकन ये करेगा, जनसंख्या के आधार पर सीमांकन करता है, भौगोलिक आधार पर नहीं करते, जनसंख्या के आधार पर करते हैं, ठीक है ना। अब लोकसभा की सीटों का समायोजन कैसे होता है, तो समायोजन के कई आधार हैं। समायोजन हम इसलिए करते हैं, पहली बात तो समायोजन का अर्थ उद्देश्य क्या है, तो समायोजन का उद्देश्य है कि सबको सही प्रतिनिधित्व मिले, सबको सही प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो सबको सही प्रतिनिधित्व मिले इसलिए हम सीटों का आवंटन करते हैं, समायोजन करते हैं। तो एक तो करते हैं जनगणना के आधार पर, तो प्रत्येक जनगणना होती है उसके बाद हम सीटें, मतलब जनसंख्या बढ़ी तो हम सीटें भी बढ़ाते हैं। लेकिन 1971 के बाद हमने सीटें नहीं बढ़ाई। 1971 के बाद, 1971 की जनगणना के बाद हमने सीटें नहीं बढ़ाई। इसका एक कारण तो क्या था कि अगर ऐसे ही सीटें बढ़ाते रहे तो सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी सही नहीं है। इतने मेंबर के बीच में कोई भी डिसीजन लेना बड़ी अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा लोग होंगे तो उनके बीच में विवाद भी ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा लोग होंगे तो उससे क्या है कि खर्चा भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एक सांसद का कितना खर्चा होता है ये आपको पता है। इसलिए एक तो इसलिए 1971 के बाद सीटें नहीं बढ़ाई जनसंख्या के आधार पर, और दूसरा दक्षिण भारत के राज्यों ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि ध्यान रखना 1971 के बाद एक बड़ा अंतर देखने को मिला भारतीय जनसंख्या में। नॉर्थ भारत की जनसंख्या में तो बड़ी वृद्धि होती गई तीव्र, और साउथ इंडिया उसने अपनी जनसंख्या को किया कंट्रोल। ऐसी स्थिति वहाँ जनसंख्या हो गई स्थिर या कम, ठीक है। लेकिन नॉर्थ भारत में जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ी। अब यदि 1971 की जनगणना के बाद यदि हम सीटों को बढ़ाएं जनसंख्या के आधार पर, तो ज़्यादा सीटें नॉर्थ भारत में बढ़ेगी, साउथ भारत में सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो साउथ भारत के लोग बोलेंगे कि क्या जनसंख्या को नियंत्रण करके हमने कोई अपराध कर दिया क्या? जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हमने अच्छा काम किया, फिर हमें सजा किस बात की कि हमारा कब रिप्रेजेंटेशन, उनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन। तो इससे तो जनसंख्या को बढ़ाने को प्रोत्साहन मिलेगा। इसीलिए 1971 के बाद जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या को बढ़ाने को नियंत्रण कर दिया। 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का कैलकुलेशन होता है। और चूंकि 1971 में यूपी बिहार की भी जनसंख्या कम थी, तमिलनाडु की भी जनसंख्या कम थी, इसलिए कहीं ना कहीं इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिल जाता है, वो बराबर सीटें बनी हुई अभी। नहीं तो आज अगर हम देखें तो आपको पता है कि अगर तमिलनाडु में एक कैंडिडेट 15 लाख का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और अगर बात करें हम यूपी में मान लो 25-30 लाख का कर रहा है, क्योंकि उसकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाते तो यूपी की 80 सीटों की जगह हो जाती 150 सीट। तो यूपी की जब 150 सीट हो जाती है तो हर किसी को सदन में बहुमत पाने के लिए यूपी पे फोकस होना पड़ता। और आज भी यूपी का बड़ा रोल होता है लोकसभा बहुमत के लिए, इसलिए सारा फोकस यूपी पे रहता है। और ऐसी स्थिति में अन्य राज्यों को इग्नोर कर दिया जाता है, इसलिए उनका विकास भी बाधित हो जाती है, इसलिए इसको रोक दिया गया है। दूसरा, ऐसा आर्टिकल 82 में बोला गया है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ लोकसभा की सीटों की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन 42वां और उसके बाद 84वां संविधान संशोधन के बाद इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। अभी 2026 तक हम कोई लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाएंगे। कब तक? 2026 तक। ये बात बोल रखी है हमने संशोधन करके। 84 में संविधान संशोधन में ये बात बोली है कि 2026 तक कोई भी सीट नहीं बढ़ाई जाएगी। और एक होता है सीटों का आंतरिक समायोजन। सीटों का आंतरिक समायोजन का मतलब है कि आपको पता है कि लोकसभा में 543 है, तो इसमें भी अलग अलग वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे एसटी का 7.5% सीटें होती हैं, एससी की 13%, ओबीसी की मान लें मतलब 28%, 27%। तो इस अलग अलग आधार पर इनका क्या होता है, सीटों का क्या होता है, आपको पता है इनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो जैसे ही मान लें ओबीसी की जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी जनसंख्या के आधार पर उनकी सीटों का भी आवंटन किया जाता है। जैसे एसटी की सीटें मान लें अभी देखते हैं हम 2019 में, तो 2019 में एसटी को 47 और एससी को 87 सीटें हैं, उनका आवंटन किया गया है। तो सीटों का आंतरिक समायोजन करते हैं, आंतरिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम आंतरिक समायोजन करते हैं। इसके बाद होता है एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आपने सुना होगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और इसको दूसरे शब्दों में बोलूँ तो लाभ का पद। और ये आपको पता है कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वह व्यक्ति किसी भी, या राष्ट्रपति बनने के लिए, मंत्री मतलब वो लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति या कुछ भी बनने के लिए वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसलिए लाभ का पद है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लाभ के पद को हमारे संविधान में कहीं इसको क्या किया है, डिफाइन नहीं किया है। एक तो सबसे बड़ी ध्यान रखना कि लाभ का पद आज तक हमारे संविधान में डिफाइन नहीं है। संविधान छोड़ो, आज तक किसी कानून में भी इसको डिफाइन नहीं किया कि किसे हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानेंगे, ठीक है। अर्थात इस पद को किसी तरीके से कहीं पर भी शामिल नहीं किया गया। लेकिन 1959 में क्या हुआ, एक एक्ट आया और 1959 एक्ट में क्या किया कि इस एक्ट में ये लिख दिया गया कि अनेक पदों को इससे बाहर कर दिया गया। अर्थात 1961 के एक्ट में लिखा कि मतलब एक्स वाई जेड ये 3 पद है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद है, नहीं होंगे, ये लिख दिया। अर्थात इन 3 पदों को बोल के लिख दिया कि 3 पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद नहीं होंगे। अर्थात ये कहा जाता है कि 1959 के अधिनियम में जैसे बोल रखा कि नहीं होंगे वही नहीं होंगे। अर्थात 1968 का अधिनियम ही थोड़ा बहुत बताता है कि लाभ का पद होगा या नहीं होगा। अर्थात इसमें ये बोला गया कि शामिल नहीं, अर्थात इस अधिनियम में शामिल जिस पद को शामिल नहीं किया गया वो पद लाभ का पद नहीं होगा। लेकिन पूरी तरह डिफाइन नहीं किया गया कि किसी हम लाभ का पद मानेंगे या नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत इसको डिफाइन किया, बोला कि संघ और राज्य सरकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर कोई पद धारण करता है तो उसे लाभ का पद माना जाएगा, या पद की प्राप्ति करता है तो उसे लाभ का पद माना जाएगा, है ना। और लाभ का पद क्यों जरूरी है, ये लाभ का पद का सिद्धांत क्यों लाए हैं इसको, देखो लाभ का पद यानी कि एक तरह से सरकार का पद, और सरकार होती है कार्यपालिका। तो जो भी लाभ का पद किसी व्यक्ति को मिला है किसने दिया, कार्यपालिका ने। और ध्यान रखना अगर हम बात करें कार्यपालिका तो इसको नियंत्रण करती है कौन, संसद। और ऐसी स्थिति में यदि संसद के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य हो जाएंगे तो कार्यपालिका को नियंत्रण कैसे करेंगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी लाभ के पद है तो लाभ का पद होगा, सरकारी पद होता है वो, तो वो कार्यपालिका के पद होता है। और यदि कोई व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य होगा और तो फिर वो संसद को कैसे संसद का नियंत्रण, संसद की भूमिका कैसे निभाएगा। तो पहली बात बोलता है कि संसदीय नियंत्रण नहीं रख पाएगा, वो कहीं ना कहीं कार्यपालिका के प्रति वफादार हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में संसदीय शासन प्रणाली है उसके विरोध में, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली ये कहती है कि कार्यपालिका पर कंट्रोल करो। लेकिन कोई व्यक्ति कैसे कंट्रोल रखेगा जब उसी का चमचा है, जब उसने उसी की मतलब चापलूसी की है तो कैसे कंट्रोल कर पाएगा। और दूसरी शक्ति पृथक्करण क्या कहता है कि लाभ का पद है वो कार्यपालिका का है और सांसद है वो कार्यपालिका के पद को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शक्ति पृथक्करण के अनुसार उसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, मंत्रिपरिषद के सदस्य वो उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सांसद या लोकसभा का सदस्य है वो लाभ के पद पर नहीं होगा। और आपको पता है मंत्रिपरिषद का सदस्य भी चूंकि लोकसभा के सदस्य होते हैं इसलिए वो भी लाभ के पद नहीं ले सकते। न्यायपालिका में क्या हुआ, एक केस आया जया बच्चन का। जया बच्चन आपको पता है इस टाइम भी देख सकते हैं राज्यसभा है उसमें सांसद है, किससे, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद है। उस समय इसको उत्तर प्रदेश फिल्म बोर्ड या कोई संस्था है, उत्तर प्रदेश फिल्म बोर्ड एसोसिएशन, इसको चेयरमैन बनाया गया था। तो ये सांसद भी थी, साथ साथ में इसका चेयरमैन थी। तो इसका केस किसी ने इसकी शिकायत कर दी, इसका केस पहुंच गया इसके पास, जब ये लाभ के पद में थी तो इसका लाभ के पद से संबंधित डिसीजन है वो जब ले रहा था, कोर्ट में ले रहा था, तो कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया होगा इसकी सदस्यता को। तो इसके बाद इसने केस किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आया जया बच्चन केस। जया बच्चन केस में जया बच्चन ने एक बात बोली। जया बच्चन ने क्या कहना था कि हाँ ये बात सही है कि मैं उत्तर प्रदेश फिल्म एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ, चेयरमैन हूँ, लेकिन मैं वहाँ से सैलरी नहीं लेती, और चूंकि मैं वहाँ से किसी प्रकार की सैलरी नहीं लेती इसलिए वो लाभ का पद मेरे लिए नहीं है। तो जया बच्चन से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप किसी जगह से सैलरी लो या मत लो, लेकिन उस पद पे रह के आप किसी अन्य के डिसीजन को तो प्रभावित करते हैं, उस पद की जो पावर है उसको तो यूज करते हैं, इसलिए वो लाभ का पद होगा। और इसलिए जया बच्चन को फिर त्यागपत्र देना पड़ा उससे। तो ये इस बात का संकेत है कि लाभ का पद होगा और लाभ का पद पे इसलिए ये काम करना तो पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लाभ का पद का मतलब यही नहीं कि आप किसी प्रकार का मनी लो, वहाँ से सैलरी लो। लाभ का पद का मतलब कि आप किसी भी पद पे बैठ करके उस पद का शक्ति का प्रयोग करके आप किसी को प्रभावित कर सकते हो, तो वो भी लाभ का पद माना जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, 2006 की एक घटना है। 2006 की क्या है कि कांग्रेस के 56 सदस्य विभिन्न प्रकार की कमेटी, विभिन्न प्रकार की जो बोर्ड है उनके अध्यक्ष बन के बैठे हुए थे। अब अचानक से उनके विरोध में एक
प्रस्ताव आया कि ये लाभ के पद पे बैठे हुए इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि सदन में एक बूथलक्षी कानून मतलब बैक डेट में जाकर के उसको इम्प्लीमेंट करना। तो 2006 की बात है 2006 में कानून लाया बूथलक्षी कानून, और 2002, 3, 4 एक आध साल पहले से उसको घोषित किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा। और बोला गया कि 3 साल पहले से हम इस कानून को लागू करके बोलते हैं कि ये पद लाभ के पद नहीं होंगे। अर्थात जिन जिन पद पे कांग्रेस के सदस्य बैठे हुए थे उनको लाभ के पद की श्रेणी से हटा दिया और वो बच गए। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव विधि। इसलिए मौलिक अधिकारों में इस विधि को रोक लगाई गई क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है। इसलिए ये रेट्रोस्पेक्टिव कानून बहुत खराब होता है क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जाता है। और उस टाइम वो लाभ के पद से बच गए, नहीं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता। उन्होंने बैक डेट में जाकर के बोल दिया ये पद लाभ, जिन पद पर बैठे हुए थे उन्हीं को बोल दिया लाभ के पद नहीं होंगे, तो सेफ हो गए। अब लोकसभा में अब आगे हम देखेंगे कि लोकसभा में कोई व्यक्ति किस तरीके से अपना पद त्याग सकता है। तो लोकसभा में किसी व्यक्ति की सीट कब खाली हो सकती है? या तो 2 सदस्यता ले ली उसने। अभी आपने देखा होगा जैसे अखिलेश यादव है, तो अखिलेश यादव ने तो क्या किया, खुद ने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि वो विधायक भी बन गया है। तो ऐसी स्थिति में उसे सांसद से जो लोकसभा की सीट है उसको त्यागपत्र दे दिया। तो लोकसभा में स्थान पर रिक्त होना यानी दोहरी सदस्यता। एक तो डबल, अगर किसी ने डबल हाउस की मेंबरशिप ले रखी है, त्यागपत्र नहीं दिया तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। एक वो मैंने जितनी भी आपको निर्योग्यता बताई है उनके आधार पर वो निर्योग्य पाया गया तो भी उसकी सदस्यता चली जा सकती है। और ये ध्यान रखना कि अलग अलग प्रोविजन में निर्योग घोषित करने का अंतिम अथॉरिटी अलग अलग है। वो कौन कौन है वो आपको पक्का याद रखना है। अगर कोई व्यक्ति खुद ही रेजिग्नेशन दे दे या कोई व्यक्ति 60 दिन तक सदन को बिना बताए एब्सेंट रहता है तो भी उसकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। और अगर दल बदल अधिनियम के आधार पर कोई व्यक्ति निर्योग्य पाया गया तो भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो ये सदस्यता कब त्याग होती है, कब खाली होती है, कब वो व्यक्ति की सदस्यता खाली होती है, उसको बोलते हैं हम। ये 5 तरीके से हो सकती है। इसमें एक तरीका ये भी तो होता है, एक तरीका और मृत्यु, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी है ना, वो क्या होता है उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो आज इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आगे अगले वीडियो में देखते हैं। फिर हम अब सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, कुछ मेंस के फैक्ट आएंगे, कुछ विवाद आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो हम एक एक चीज़ को देखेंगे अच्छे से। सांसद बड़ा जो पार्लियामेंट है बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो इसको अच्छे से देखते हुए हम इसको आगे बढ़ेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा बट इसको जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा जो टॉपिक है पार्लियामेंट्री बचा हुआ है, इसके बाद एक संघीय शासन और आएगा, फिर न्यायपालिका, ये 3 टॉपिक और, इसके बाद छोटे मोटे टॉपिक उनको जल्दी खत्म कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना है हमें। तो इसी को को लेकर के हम यहीं समाप्त करते हैं। और आप अच्छे से एक एक चीज़ को समझ के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेंट्रेशन होकर पढ़िए और एनालिसिस करके पढ़िए। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि उसको ऐसे याद मैंने बताया मान लें आपके समझ में नहीं है, हो सकता है मैं शब्दों का ढंग से चयन नहीं कर पाया, या हो सकता है मैं किसी चीज़ को ढंग से नहीं समझा पाया, तो उसको पूछें, उसको मतलब बिना पूछें या गूगल पे सर्च करें या कहीं से भी सर्च करें, उसको जानें। तो उसको आपको ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।